वेरियस कोर्ट्स की रूलिंग है कि जहाँ जहाँ शब्द पर्सन यूज होता है वहाँ वहाँ फीमेल भी इंक्लूड होता है, कि फीमेल भी अपने बच्चों के लिए लाइबल है और फीमेल अपने पेरेंट्स के लिए भी लाइबल है। तो ये पर्सन इज नॉट मेल, दिस पर्सन कैन बी अ मेल और अ फीमेल बोथ, बट कैन नॉट बी अ हस्बैंड कैन क्लेम नो, बिकॉज इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन ओनली फॉर वाइफ, इट इज नॉट फॉर हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता बिकॉज द वर्ड इज नॉट पर्सन। पर्सन कैन बी ही और शी, बट वाइफ विल रिमेन अ वाइफ, अ हस्बैंड कैन नॉट बी वाइफ। ठीक है जी, अब ये तो डेफिनेशन होगी। अब सेकंड इसका पार्ट है इसी में, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस shall be payable from the date of order or if so ordered from the date of application of maintenance or interim maintenance and expense of proceeding as the case may be। ये कब से पे करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से एप्लीकेशन है, बट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बट इफ ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं किया है दैट द मेंटेनेंस हैज टू बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज एज्यूम्ड एंड इट इज मेंट दैट इट इज ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, कि आपको सिर्फ तभी से देना है जब से ये आदेश हुआ है, उससे पहले के मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं देने हैं। सर सेकंड पार्ट कहता है कि जो कोई भी मेंटेनेंस का कोई भी ऐसा अलाउंस या ऑर्डर पेएबल है डेट ऑफ ऑर्डर से, या जब आदेश दिया गया है तब डेट ऑफ एप्लीकेशन से। जब इसके अंदर कोई आदेश डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं दिया गया है, कोर्ट ने इसको ओपन छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ऑर्डर से ही एप्लीकेबल है। तीसरा प्रोविजन ये है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, इसको हिंदी में समझा दूंगा। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी सच मजिस्ट्रेट मे फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू टू इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ्स अलाउंस for a maintenance or interim maintenance and expense of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to court to levy such amount, provided further that if such person offers to maintain his wife or condition living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground for refusal stated by her and may make any order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so। इसका मतलब ये है सर कि अगर एक आदमी विदाउट सफिशिएंट कॉज मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंप्लाई करने से मना करता है या रिफ्यूज करता है, फेल करता है, रिफ्यूज भी नहीं करता है, मतलब उसने नहीं किया, देयर इज अ फेलियर, मजिस्ट्रेट हर एक ऐसे ब्रीच का, चाहे वो पार्ट हो चाहे वो पूरा हो, वारंट इशू कर सकता है जो कि वैसे इन्फोर्सेबल हो जैसे कि फाइन लेवी होता है तब इन्फोर्स होता है वो वारंट। और अगर उसके बाद भी कोई अमाउंट बचता है तो इस इंसान को अप टू 30 डेज इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या तब तक जब तक कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे ना हो गया हो। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं दोबारा से समझा देते हैं, इसका मतलब ये है कि जब एक आदेश हो गया और किसी इंसान ने उस आदेश को पालन करने में फेलियर है और देयर इज नो सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंसी ऑफ कॉज का मतलब ये नहीं कि मेरी नौकरी छूट गई है, सफिशिएंसी ऑफ कॉज फॉर अ डेली लेबरर कैन बी कि मैं 3 महीने से बीमार हूँ, फॉर अ डेली लेबरर के लिए वो सफिशिएंट कॉज है, बट नॉट विद अ मैन ऑफ इनफ मीन्स। एक आदमी, एक रिक्शा चालक, अगर उसकी टांग टूट गई है तो उसके पास सफिशिएंट कॉज है उन 2 महीने या 3 महीने मेंटेनेंस ना देने के लिए, पर एक मेरे जैसे ऑफिस गोअर के लिए ये सफिशिएंट कॉज नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ और भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है ना, पर अगर सफिशिएंट कॉज दिखाएगा तो कोर्ट मानेगा और कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोर्ट आपसे जवाब मांगता है। ठीक है, किसी भी ऐसे ब्रीच के लिए जो कि पार्ट भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, एक ऐसे इंसान को 30 दिन या तो पहले उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है, उसकी चीज़ों की नीलामी करा सकता है जो भी फाइन ऐसे ही इन्फोर्सेबल होते हैं, या उसको अप टू 30 डेज इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज सकता है, जिसमें वो इम्प्रिजनमेंट तब तक के लिए जब तक वो पैसा अगर वो बीच में पे हो जाएगा तो वो इम्प्रिजनमेंट उस दिन खत्म हो जाएगी। इसके अंदर 2 प्रोविजो हैं। पहला प्रोविजो ये कहता है कि इस स्टेज पर
कोर्ट अपने आप से सुओ मोटो इशू नहीं कर सकता जब तक उसके सामने एक एप्लीकेशन ना हो। यानी कंप्लेंट, एक ऑर्डर हो गया पर कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं लगाई कोर्ट भेज देगा, देयर हैज टू बी एन एप्लीकेशन। दूसरा प्रोविजो क्या है? दूसरा प्रोविजो ये है कि कोर्ट को ऐसी कोई ऑफर जो उस इंसान ने दी है कि मैं अपनी बीवी को मेंटेन करने को तैयार हूँ, सिर्फ बीवी के लिए सर, इट इज़ प्रोविजो स्पेसिफिक। हर एक बात का मतलब होता है, हर एक वर्ड का मतलब होता है। मैं अपने माँ बाप को मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ का मतलब नहीं है वाइफ कि मैं अपनी बीवी को मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों को मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। बीवी के साथ रहते हैं, ये बच्चों को मैं रख लूंगा, मेरे को दे दो, वरना मैं बच्चों के मेंटेन नहीं। ओनली फॉर वाइफ कि अगर मैं बीवी को मेंटेन करने को तैयार हूँ, रखने को तैयार हूँ, तो इस ऑफर को कोर्ट कंसीडर करेगा। और कोर्ट ये भी कंसीडर करेगा कि वाइफ ने रिफ्यूज क्यों किया। एंड वाइफ, अगर वाइफ के पास सफिशिएंट रीजन है और जस्टिफाइबल रीजन है रिफ्यूज करने के, जस्टिफाइबल रीजन क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। आदमी ने दूसरी शादी कर ली है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। आदमी के पास कंक्यूबाइन है, मैं नहीं रहूंगी। आदमी मेरे को क्रुएल्टी से ट्रीट करता है, मैं नहीं रहूंगी। तो ये जस्टिफाइबल कॉज है ना रहने के, तो इस ऑफर को डिसरिगार्ड कर सकता है मजिस्ट्रेट। चौथा है, ये समझ आ गया थर्ड। चौथा है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज अ केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband and if they are living separately by mutual consent। 3 कंडीशन है जिसमें इसको लड़की को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। नंबर 1, शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। लिविंग इन एडल्ट्री मीन्स किसी और इंसान के साथ रह रही है, किसी और मर्द के साथ रह रही है। सिर्फ ये नहीं कि शी हैड वंस अडल्ट्रस रिलेशनशिप। इस समय ये ऑर्डर हुआ, उस समय वो किसी और गैर मर्द के साथ रह रही है, शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। या वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, हमारे दोनों का एग्रीमेंट था कि नहीं रहेंगे साथ में, ठीक है। या विदाउट जस्टिफाइबल कॉज मर्द के साथ रहने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हैं, ठीक है, जब ये मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हो सकता 125 के अंदर। 5वां है, ओन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री or that without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। ऑर्डर हो गया, उसके बाद she started living in adultery, या हमारी एक म्यूचुअल कंसेंट बन गई that we will not stay together, या जिस वजह से वो कह रही थी कि मैं नहीं रहना चाहती, वो रीजन ही खत्म हो गया। ऐसे किसी प्रूफ में मजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। तो हमने जो समझा उसको मैं क्रक्स को एक बार समराइज कर देता हूँ कि एक आदमी जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, या तो वो फेल करता है या वो रिफ्यूज़ करता है, या तो वो रिफ्यूज़ करता है या वो निगलेक्ट करता है अपनी बीवी, बच्चों या पेरेंट्स को रखने के लिए। तो ऐसा कोई भी बीवी, बच्चा या पेरेंट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगा सकता है जो कि खुद को मेंटेन करने के सक्षम नहीं है, अपने भरण पोषण के लिए सक्षम नहीं है, उनको रिफ्यूज़ या निगलेक्ट करता है मेंटेन कर लिए, तो वो एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लगा सकते हैं। और मजिस्ट्रेट एक ऐसा मंथली अलाउंस ऑर्डर कर सकता है जो कि उससे फिट लगता है, ठीक है। दूसरा प्रोविज़ो इसके अंदर क्या है, प्रोविज़ो ये है कि ऐसा एक ऑर्डर में वो अंतरिम आदेश पास कर सकता है जब तक मेन पिटीशन के डिस्पोजल नहीं हो जाता है, और वो अंतरिम आदेश एज फार एज प्रैक्टिसेबल 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा आदेश की पूर्ति न होने पर, इस आदेश को ना मानने पर आदमी के खिलाफ वारंट इशू हो सकते हैं जिसमें उसके सामान की नीलामी हो सकती है और उसको 30 दिन तक की सज़ा हो सकती है। वो सज़ा कब खत्म हो जाएगी, जब वो पार्ट पेमेंट या जो बची हुई पेमेंट है वो कर देगा। अगर वो बीच में कर देता है उस पेमेंट को, तो हाँ, तो खत्म हो जाएगी ना, उसी दिन खत्म हो जाएगी। करते नहीं तो नहीं करते तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं सवाल लूँगा जी, द्वारा मैं सवाल लूँगा सर, ठीक है, मैं सवाल लूँगा, सवाल के समय ये बात करेंगे। और ये कब हो सकती है, एवरी ब्रीच पे हो सकती है, बार बार एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोविज़ो क्या है, वाइफ के लिए कुछ खास प्रोविज़न है कि किस बीवी को ये मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। जो बीवी एडल्ट्री में रह रही है, जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, जो एक ऑफर के बावजूद रहने को तैयार नहीं है, या ऑर्डर होने के बाद एडल्ट्री में रहना शुरू कर देती है, या म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है, या कि वो कंडीशन खत्म हो जाती है जिसकी वजह से वो अलग रह रही है।
तो ये